हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। चलिए तो फ्रेंड्स, आज की मोटिवेशनल कुछ बातें जान लेते हैं। क्या है हमारी आज की? तो आज की है मोटिवेशनल बातें। अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। आप अपने हर समय को ऐसे जियो कि जैसे बस आज ही आखिरी हो। कोई भी आप काम करो, पढ़ाई करो, घर का काम करो, जो भी आप काम करो, बस एक उद्देश्य बनाकर उसको चलो कि हमें ये चीज़ पाना है। अगर आप घर का काम करते हो, ठीक है, तो आप घर के काम को अलग रखो और अपने लक्ष्य को कभी मत भूलो। कहीं भी रहो लेकिन अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखो कि हमें क्या करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको आपका लक्ष्य नहीं मिला तो फिर आपका जीवन व्यर्थ है, ठीक है। इसलिए किसी भी काम को काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी काम करो, बस आप एक लक्ष्य बनाए रखो कि हमें ये काम करना है, हमें इस मुकाम तक जाना है, ठीक है। फिर उसके बीच आप किसी भी चीज़ को लेकर रुकावट मत आने दो, ठीक है। चलिए फ्रेंड, तो जानते हैं आज का हमारा यहाँ पर कंटेंट क्या, हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, जो कि कौन है? एक मनोवैज्ञानिक है, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया है, हमें बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ इसमें अच्छी चीज़ जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और यूट्यूब पे हमारी लिंक दी हुई है, तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, क्विज प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और आप अधिक से अधिक लोगों को क्लास पे जोड़िए ताकि आपको और भी क्लासेस डेली मिल सकें और अधिक से अधिक टाइमिंग भी बढ़ा दी जाए, ठीक है। चलिए तो जानते हैं कि कौन है जीन पियाजे जी। जीन पियाजे जी का जन्म कहाँ हुआ था? जीन पियाजे जी का स्विट्जरलैंड में हुआ था। वे मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। क्या किया है? इन्होंने मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। चलिए तो जानते हैं, कुछ शब्द हैं इनके, कुछ शब्द जो हम जान लेते हैं क्या क्या शब्द हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि हमारा यहाँ पर स्कीमा क्या है। स्कीमा इन्होंने बताया है, जिन पियाजे ने कुछ शब्द ऐसे टर्म्स यूज किए हैं जो काफ़ी एग्जाम के काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये शब्द आपको एग्जाम पे जरूर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इनको तैयार कर लिया है तो आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। जैसे कि पहला शब्द कौन सा? स्कीमा। अब स्कीमा जान लेते हैं, स्कीमा क्या चीज़ है, ठीक है। तो स्कीमा एक ऐसी चीज है, मतलब कि एक मानसिक संरचना है। वो क्या है? मानसिक संरचना जो आपके मेंटेलिटी में बन जाती है। जैसे आपको कोई काम करना है, ठीक है, कि हमें क्या करना है, हमें आज 4 घंटे पढ़ाई करना है। तो आप कोई भी काम करोगे तो आपको ध्यान रहे कि आज हमको क्या करना है, आज हमको 4 घंटे पढ़ाई करना है, हमको हिंदी कंप्लीट करनी है या सीडीपी कंप्लीट करना, जो भी काम करना है, ठीक है। तो आपकी स्कीम यानी आपके मेंटेलिटी यानी मेंटल पर आपके क्या हो जाता है, वो एक स्कीम बनी रहती है। हर टाइम क्या बनी रहती है? स्कीम बनी रहती। उसी स्कीम के तहत अपना सारा काम करते हो आप, ठीक है। कि मतलब कि अब चलो जल्दी हमसे काम कर लें और हमें पढ़ाई करना है ना। तो एक मन में आपकी क्या बन जाती है? स्कीम बन जाती है। जैसे आपकी बहुत सारी यादें होती हैं, कुछ पुरानी होती हैं, कुछ नई होती हैं, कुछ ऐसी यादें होती हैं जिसे आप नहीं भूल सकते हो। वो सारी कहाँ रहती हैं? आपके मस्तिष्क में सूचनाओं की तरह। जैसे आप कोई आप न्यूज़ सुनते हो, ठीक है, आप उसी तरह उस सूचनाओं को क्या करते हो, ध्यान रखते हो कि ऐसा से अब हुआ था। हिस्ट्री आप पढ़ते हो, हिस्ट्री आप ध्यान रखते हो कि इस सन में ये हुआ था। उसी तरह से आपका एक मस्तिष्क है, एक क्या है, स्टोरेज है। जैसे अब मेमोरी होती है वैसे तरह की स्टोरेज है। यहाँ पर सारी चीज़ क्या रहती हैं, सूचनाएं एक संगठित रहती हैं, वहाँ पर स्थापित रहती हैं, ठीक है। आपके मेंटल यानी मेंटेलिटी में जो भी चीज़ें रहती हैं आपके चलती हैं, जीवन से संबंधित या किसी भी चीज़ से संबंधित हो, ये सब कुछ यहाँ पर स्टोर रहती हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? स्कीमा। यानी स्कीम अपने मन में कोई भी चीज़ को लेकर या अपने बातों को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर उसे आप संरक्षित करते हो, संगठित करके रखते हो उसे, ठीक है, इकट्ठा करके। और जब जरूरत होती है तो उसे ध्यान करते हो, ठीक है। जैसे आज मम्मी की याद आई, कैसे आई? क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं सूचनाएं संगठित थी, मम्मी की कुछ बातें याद आती रही होंगी, इसीलिए वो सब कुछ क्या था, चल रहा था आपके मन में। तो ये क्या है? ये एक स्कीमा के तहत आएगा। किसके तहत आएगा? स्कीमा के तहत आएगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अनुकूलन, एडॉप्टेशन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एडॉप्टेशन कहते हैं। ये वातावरण में क्या करता है? सामंजस्य बनाता है, अनुकूल बनाता है। क्या करता है ये? वातावरण में ये अनुकूल बनाते। वैसे तो ये जो प्रवृत्ति होती है वातावरण में अनुकूल बनाने की, व्यक्ति की जन्मजात होती है, ठीक है। जैसे बच्चे जन्म लेता है तभी वो, अब क्योंकि वातावरण में तो वो प्रवेश कर चुका, तो वो एक प्रवृत्ति बनाने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। रोने की, हंसने की, भूख लगने की, ये क्या होने लगी उसकी, ये एक प्रवृत्ति हो गई, जन्म से ही उसकी प्रवृत्ति बनने लगी, ठीक है। तो जो अनुकूलन होता है वो व्यक्ति क्या करता है, जन्म से ही अनुकूल मतलब वातावरण में सामंजस्य बनाना स्थापित करने लगता है, शुरुआती दौर से ही, जब उसका जन्म होता है तभी से। अब इसके ये जान लेते हैं कि इसके प्रकार कितने होते हैं।
अनुकूलन के हम जान लेते हैं कि प्रकार कितने होते हैं। तो अनुकूलन के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी हम जान लेते हैं। पहला होता है आत्मशातीकरण। क्या होता है? आत्मशातीकरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ठीक है। आप कॉपी में नोट भी करते रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपको टॉपिक 5 नंबर से कम तो नहीं दिलाएगा, आप इसे जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। तो आप ये नोट भी कर लेंगे तो आपको ये रहेगा कि आप जब भी एग्जाम रहेगा तो आप इसे दोबारा कॉपी देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, पहला हमारा क्या हो गया? आत्मशात्मीकरण, ठीक है। अब दूसरा कौन सा प्रकार हो गया हमारा? दूसरा प्रकार हो गया हमारा समंजन। क्या हो गया? समंजन। इसी को आप क्या बोलते हो? सामंजस्य भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा? एक्मोडेशन। क्या होगा? एक्मोडेशन, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ है दोनों, ठीक है। इनके जो प्रकार हैं ये क्या अर्थ देते हैं हमको, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं इनके प्रकारों को। तो पहला प्रकार आत्मशात्मीकरण था हमारा, आत्मशातीकरण, ठीक है। दूसरा था हमारा सामंजन था, या सामंजस्य आप कह सकते हो इसको। तो ये क्या होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आत्मशातीकरण होता है वो क्या होता है? इसमें एक क्या होता है कि इसमें जो कोई भी व्यक्ति हो जो नए ज्ञान को पुराने ज्ञान में समायोजित करता है, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। बातें हो, पढ़ाई हो या रहन सहन हो, तो क्या करोगे आप? नए ज्ञान को पुराने ज्ञान में क्या करोगे? शामिल कर लोगे उसे, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने सामंजस्य स्थापित कर लिया, आपने उसे क्या कर लिया? आत्मसात कर लिया उस चीज़ को। कोई नया ज्ञान था, आप कहीं नए जगह गए, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है? आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बट अब धीरे धीरे क्या करने लगोगे? आप उस चीज़ को एडजस्ट करने लगोगे, है ना। अपनी जो जहाँ पर पहले रह रहे थे और जहाँ वर्तमान में रह रहे, उन दोनों चीज़ को क्या कर लोगे? रिलेट कर लोगे। तो धीरे धीरे आप वहाँ पर अपने आप को ढालने लगोगे। वही चीज़ क्या कहलाएगी? आत्मशात्मीकरण। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेंगे ताकि हम रटाएंगे नहीं आपको। यहाँ पर हम आपको ऐसे शब्दों से समझाएंगे ताकि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। आपको हमेशा याद रहे, आपको दोबारा बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अपने मन में इसे सिर्फ बिठा लो, आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे भी आपको NCF 2005 रटने से मना किया है, रटना नहीं है, सिर्फ चीज़ों को समझना है अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से, ठीक है, ताकि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं कि ये दूसरा क्या था हमारा प्रकार। दूसरा प्रकार था हमारा समंजन, एक्मोडेशन। ये क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। जो हमारा समंजन होता है, पहले तो हमारा था कि जो नया ज्ञान था उसको पूर्व ज्ञान में समायोजित करना था, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान में उसको समायोजित कर लेना था। जो पहला था हमारा एसिमिलेशन, ठीक है। अब दूसरा क्या है? एक्मोडेशन। एक्मोडेशन क्या कह रहा है? एक्मोडेशन कह रहा है कि जो आपका क्या है, पहला वाला तो नए ज्ञान को था, अब ये क्या है? पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में लाना है। जो पुराना ज्ञान था वो नए ज्ञान, जैसे आप कहीं भी नए जगह गए, ठीक है। अब नए जगह की आपका रहन सहन आपको नहीं मालूम कि वहाँ कैसे करते हैं, क्या बनाना है, ठीक है। जैसे आपको पकौड़ा बनाना नहीं आता, लेकिन आपने मम्मी को बनाते हुए देखा था, पहले देखा था आपने, तो उसी चीज़ को आप क्या करोगे? धीरे धीरे उसको रिलेट करने लगोगे। क्या करने लगोगे? रिलेट करने लगोगे, और उसको रिलेट करते करते आप एक दिन फाइनली कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा? ये हमारा समंजन होगा, एक्मोडेशन होगा, ठीक है। इसमें आपने क्या किया है? इसमें आपने जो पुराना ज्ञान था उसमें नए में रिलेट कर दिया है, पुराने को नए में रिलेट किया, पुराने को नए में। और उसमें क्या था? एसिमिलेशन में क्या था? एसिमिलेशन में था कि जो नया ज्ञान था उसको पूर्व ज्ञान में समायोजित करना था, ठीक है। तो हमने इनके दोनों प्रकार को जाना, समझा, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप इसे ध्यान रखें, ठीक है। आप कहीं भी नोट भी करते रहें अगर आपको लगता है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हो सके, ठीक है, जितना हम कोशिश करते हैं जानने की। तो चलिए तो नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर? नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर जीन पियाजे जी ने जो क्या दिया है, जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी हैं। कितनी दी हैं उन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं। कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4। इन्होंने बताया है इस सभी चारों अवस्थाओं में कि बच्चे क्या क्या रिएक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, किन अवस्थाओं में क्या क्या रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जान लेते हैं यहाँ पर कि ये किन किन अवस्थाओं में क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए तो ये देख लेते हैं हम। पहला क्या है यहाँ पर? पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। पहला प्रकार है हमारा संवेदी पेशी अवस्था। दूसरा कौन सा है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा कौन सा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा कौन सा है? मूर्त संक्रियात्मक। पहला
संवेदी है जो सेंसरी मोटर है, और दूसरा कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल है, तीसरा कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट है, और चौथा कौन सा हमारा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ऑब्स्ट्रक्ट ऑपरेशनल स्टेज है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि इनमें क्या क्या खासियत है। ठीक है, क्या क्या बच्चे इन स्टेजेस में क्या क्या रिएक्ट करते हैं बच्चे। चलिए तो पहला देखते हैं कि जो हमारा सेंसरी मोटर होता है ये किस मतलब कि कौन सी उम्र में होता है और कहाँ से कहाँ तक रहता है। तो ये जो सेंसरी मोटर एज होता है ये जन्म से कितने साल तक होता है, जन्म से 2 साल तक। कितने साल तक आप नोट करते रहिएगा तो आपको नहीं भूलेगा। ठीक है, जन्म से 2 साल तक। ठीक है, चलिए और दूसरा स्टेज में क्या है, दूसरे स्टेज में क्या है हमारे कितने से कितने साल तक ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था रहती है। यहाँ पर 2 से 7 वर्ष। कौन सी अवस्था, ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष रहती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमारी तीसरी अवस्था कितने से कितने साल तक रहती है, ये भी देख लेते हैं हम। तो तीसरी अवस्था हमारी रहती है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष तक कौन सी अवस्था रहती है, कौन सी अवस्था इन्होंने जीन पियाजे जी ने इस अवस्था को कहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा इन्होंने। ठीक है, और जो हमारी चौथी स्टेज होती है वो कितने वर्ष तक होती है, 11 वर्ष से 18 वर्ष या 16 वर्ष, आप जो भी आगे की अवस्थाओं को जोड़ सकते हैं किशोरावस्था तक। ठीक है, 11 से 18 आप मान लेते हैं। ठीक है, तो ये है, तो किशोरावस्था ये लास्ट चरम सीमा तक ये छोड़ता है, तो आपकी 18 वर्ष आप मान सकते हो। चलिए तो देखते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। ठीक, इन स्टेज में रिएक्ट बच्चा क्या क्या करता है। पहला होता है भौतिक वातावरण का ज्ञान। ठीक है, ये जो संवेदी पेशीय अवस्था होती है ये जन्म से 2 वर्ष होती है, जन्म से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, वो भौतिक वातावरण के तहत जो भी काम करता है, मतलब जो भी आहट जैसे कि मतलब कि जो उसे नेचुरल दिखाई देता है, वैसे तो कुछ वो बोल भी नहीं सकता है ना, सिर्फ महसूस करता है। वो जो नेचुरली उसको इन्वायरमेंट मिलता है उसी से वो क्या करता है, रिलेट करके चीज़ों को समझता है वो। ठीक है, जैसे वो क्या करता है वो कि अपनी उंगलियों को मुंह में डालता है, मुंह में डालने की पहचान करता है क्या है कैसे है ना, उसको चूसता रहता है उंगलियों को बार बार बच्चा, उसे मम्मा उसकी बार बार निकाल दे तब भी वो नहीं मानता। ठीक है, तो ये क्या करता है, वो शारीरिक गतिविधियां करता रहता है, वो सिर्फ मतलब कि अपने जो क्रिएटिविटी जो भी करता है वो शारीरिक ही करता है। ठीक है, बस ये रिएक्ट जो होते हैं वो आवाज़ नहीं करते। ठीक, कि मतलब ना बोल सकता है ना किसी से कह सकता है ना, तो इनमें भाषा विकास भी नहीं रहता। तो ये सिर्फ क्या करते हैं, नेचुरली रिलेट करते हैं अपनी बातों को। ठीक है, जैसे अगर इनको कुछ भूख लगी तो ये क्या करेंगे, भूख लगेगी तो बड़े तो बोल लेंगे, लेकिन ये क्या करेंगे कि रोएंगे, ये रोने लगते हैं। ठीक है, कि मम्मा बहुत ज़्यादा भूख लगी है मुझे। ठीक, शारीरिक क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, शारीरिक क्रिया, रोएंगे, हाथ पैर पटकेंगे, है ना, तो ये सब करते हैं, संवेदना अपना व्यक्त करने लगते हैं। अब तीसरा हमारे यहाँ पर टर्न है वस्त अस्थायित्व। क्या है, वस्त अस्थायित्व। वस्त अस्थायित्व क्या है ये भी जान लेते हैं हम। तो वस्त अस्थायित्व यहाँ पर ये है कि अगर जो सेंसरी मोटर एज होती, इस एज के जो बच्चा रहता है वो क्या करता है कि जब उसके पास कोई चीज़ नहीं भी होती, जैसे इसको भूख लगी है, मम्मी वहाँ पर नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये खूब रोएगा, मम्मी ना मम्मी मम्मी खूब चिल्लाएगा, चाहे मम्मी हो या ना हो, उसको लगता है कि नहीं मम्मी यहीं कहीं है। ठीक है, और वो खूब चिल्लाएगा, मतलब चीज़ें हो या ना हो लेकिन उसका उसमें अस्थायित्व बना रहता है, वहीं पर ऐसा लगता है कि वहीं पर है, मतलब बस अस्थायित्व उसके दिमाग में बैठा रहता है। ठीक है, तो मतलब कि अगर वो दूर हो या पास, वो अगर रो रहा है तो इसीलिए रो रहा है कि मम्मी यहीं कहीं है, वो आवाज़ सुनेगी तो वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बस अस्थायित्व। फ्रेंड्स ये सारे जो शब्द हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो आप इन्हें जरूर एक बार ध्यान करें, पढ़ें इसको, ये क्या है, अपने नोट्स बना लें और नोट करें। हम आपको PDF भी प्रोवाइड कराएंगे, तो वो भी आप बीच बीच में देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं कार्य प्रभाव का समझना। कार्य प्रभाव का समझना ये क्या होता है, ये क्या करता है, ये सिर्फ ये सहज क्रियाएं करता है, इससे एक्टिविटी करके, जैसे बताइए आपको कि जब इसको भूख लगेगी तो ये क्या उंगली चूसेगा, आंखें बंद कर लेगा। ठीक है, और ये आंखें बंद करके रोने लगेगा। ठीक है, हाथ पैर पटकने लगेगा। तो ये सब क्या है, ये प्रभाव, कैसे प्रभाव है, ये कार्य पर प्रभाव, कुछ ना कुछ करने के लिए क्यों कर रहा है, मम्मा समझ जाएगी कुछ ना कुछ बात है तभी ये सब एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एज कौन सी हमारी यहाँ की, तो हमने समझ लिया, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स था जो हम यहाँ पर समझे, और आप ये नोट करके भी आगे भी समझ सकते हैं, और पिछला वीडियो भी आप देख लीजिएगा, जैसे कि अवस्थाओं के हमने बनाया है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उनका भी आप देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखी पुरानी वीडियोज हमारी तो देख लीजिएगा उनको, वहाँ से भी समझ लीजिएगा।
ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एज कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं हम ये भी जान लेते हैं। इसकी जो विशेषताएं होती हैं कि इसमें इस एज में भाषा का जो विकास होता है, भाषा का विकास इस अवस्था में बनने लगती है, थोड़ी थोड़ी क्या होती है, भाषा का विकास बनने लगती है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं बोल पाता, लेकिन वो अभिव्यक्ति जो नॉर्मल होती है, जैसे उसको खाना खाना, पढ़ना है, क्या करना है, ये सब थोड़ा बहुत वो नॉर्मल बोल लेता है। ठीक है, और इस एज की इंपॉर्टेंट क्या है, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति करने लगता है। कौन सी, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। कैसे, अब ये क्या है प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, ये भी जान लेते हैं। ये क्या, खेल में अभिव्यक्ति करता है अपने, जैसे क्या करेगा, रहता तो वो छोटा है, वो जब अपने फ्रेंड सर्कल में खेलेगा तो ये क्या करेगा, ये कहीं मम्मी बनेगा, कहीं पापा बनेगा, ठीक है, अपने ही फ्रेंड सर्कल में। तो ये लोग क्या करेंगे, प्रतीकों से अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, खेल के दौरान स्वयं रचेंगे कि नहीं हम मम्मी बनेंगे, तुम पापा बनना, तुम राजा हम रानी। ठीक है, ऐसे करके वो क्या करते हैं, प्रतीकों से वो अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, अपने खेल में, या जो भी पापा मम्मी जो भी रिएक्ट करते हैं उनके साथ अपने बीच में जो करते हैं, तो वही रिएक्ट ये लोग क्या करते हैं, खेल के द्वारा फिर ये लोग भी अपने सर्कल में उस चीज़ को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे अगर बच्चे को आपने डांटा कि तुम ये मत करो, ये गलत कर रहे हो, ठीक है, मोबाइल मत बार बार मत चलाओ मोबाइल को, मोबाइल रख दो, तो बच्चा क्या करेगा, जब भी आप वो खेलेगा अपने ग्रुप में, तो वही चीज़ वहाँ पर भी वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो संगठित करके उस चीज़ को अपने मानसिक में रखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये तीसरा क्या है, तीसरा भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने तो भूमिका निर्वाह भी समझ लिया, और ये प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति भी। अब भूमिका निर्वाह इसी से रिलेटेड है, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति से, कि मतलब जब ये खेलते हैं तो एक दूसरे की भूमिका करते हैं, जैसे पापा बन गए, कहीं मम्मी बन गए, कहीं राजा, कहीं रानी, एक दूसरे की भूमिका वो निभाते रहते हैं, उस तरह से वो खेलते हैं। ठीक है, तो कहीं भैया बनेंगे तो कहीं दीदी बनेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है हमारा मानसिक क्रियाएं। क्या है, मानसिक क्रियाएं। अब इनकी मानसिक क्रिया से संबंधित क्या क्या है, इसमें इस उम्र में क्या क्या होने लगता है, ठीक, ये भी जान लेते हैं। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, संक्रिया, ये जो संक्रिया एक शब्द है जो गणित से लिया गया है। ठीक है, जो संक्रिया शब्द है वो गणित से लिया गया। यहाँ संक्रिया सिर्फ ये मतलब है कि जोड़ना, घटाना, ये सब क्या होने लगता है, थोड़ा थोड़ा उसमें आने लगता है, और वो थोड़ा बहुत बाहरी चीज़ में भी वो अपना इन्वॉल्व होने लगता है। ठीक, तो मानसिक क्रियाएं मतलब कि जो जोड़ना घटाना है, इन सब भी जो थोड़ी बहुत क्रियाएं हैं, रीजनिंग का है, मैथ्स का पार्ट है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही है, ये भी क्रियाएं वो करने लगते हैं इस एज में। ठीक है, तो ये समझ लिया हमने। नेक्स्ट है हमारा जीववाद या सजीव चिंतन। कौन सा, जीववाद या सजीव चिंतन। अब ये भी क्या, हम ये भी समझ लेते हैं। जीववाद का मतलब कहीं ना कहीं जीव से है, सजीव निर्जीव तो आप जानते ही हैं, तो यहाँ पर क्या है, सजीव चिंतन, मतलब चीज़ें हो या ना हो। जीववाद का मतलब है कि वहाँ पर उसके पास चीज़ें हो या ना हो, लेकिन उनके होने का एहसास होता है। क्या होता है, उनके होने का एहसास होता है कि नहीं यहीं कहीं है वो। ठीक है, और वो इस चीज़ को नहीं रिएक्ट कर पाते कि नहीं ये चीज़ यहाँ पर नहीं। जैसे कि अगर उनका कोई खिलौना बिस्तर से गिर गया, उनके बिस्तर से कोई खिलौना गिर गया, तो उनको ये ही पता है कि नहीं हमारी चीज़ें क्या हैं, यहीं पर कहीं हैं, नीचे ही गिरी हैं, सुरक्षित हैं, वो नीचे ही गिरी हैं। ठीक है, तो उनको क्या रहता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये तो रहता ही है, दूसरी चीज़ ये भी रहता है कि जैसे उनके पास अगर कोई खिलौना आपने रख दिया, टैडी रख दिया, तो वो क्या सोचते हैं कि नहीं ये टैडी क्या है, ये टैडी हमारी फ्रेंड्स है, ये हमसे बात करेगी। वो अपने आप को उसमें भी जीव देखने लगते हैं कि नहीं ये भी हमारी तरह है, ये भी बात करेगी। ठीक है, तो हर चीज़ में वो क्या देखते हैं, सजीव यानी जीववाद देखते हैं, चाहे वो टैडी हो, चाहे वो सजीव वस्तुएं हो या निर्जीव वस्तु हो, सब में वो क्या देखते हैं, सजीवता देखते हैं। ठीक है, तो इनमें अभी ये उत्पत्ति नहीं होती कि ये इनमें अंतर कर पाएँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक टर्म दिया गया वेरी इम्पॉर्टेंट है कि जो कि और जो मनोवैज्ञानिक हैं, जीन पियाजे हैं और वो हैं वाइगोस्की हैं, उन्होंने भी यूज किया इस शब्द को, आत्मकेंद्रिता। ठीक है, तो ये टर्म्स कौन यूज किया है, ये जीन पियाजे जी ने किया है। और यही शब्द इसी तरह का इन्होंने, वाइगोस्की जी हमारे, तो उन्होंने क्या यूज किया है, व्यक्ति केंद्रित। ठीक है, क्या यूज किया है, व्यक्ति केंद्रित। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। एक इसमें से ये चाहे आत्मकेंद्रित आए या फिर व्यक्ति केंद्रित आए, एक जरूर आएगा, लेकिन इस पूरे टॉपिक से आपको 5 नंबर पूरे दिलाएंगे। अगर आपने इस पूरा वीडियो देख लिया है, आपके 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आत्मकेंद्रिता क्या चीज़ है। आत्मकेंद्रिता या अहम केंद्रिता जो भी है, दोनों का ही आत्मकेंद्रिता कह सकते हो या फिर आप क्या कह सकते हो, अहम केंद्रिता।
अहम केंद्रता क्या मतलब है फ्रेंड्स? अगर आप बच्चों को आप किसी रूम में बंद भी कर दोगे ना, अगर आप छोटे छोटे बच्चों को, ठीक है, इस एज की जो ये 2 से 7 वर्ष है जो एज है हमारी, ठीक है, मतलब ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो एज है 2 से 7 वर्ष, इन एजेस के जो बच्चों को आप एक रूम में बंद कर दिया आपने, ठीक है, तो इन उम्र के बच्चों क्या करेंगे, ये अपने में बात करेंगे, एक तरफा बात करेंगे। भले आप रूम में पूरे बच्चों को कर दो, लेकिन ये क्या करेंगे, एक तरफा बात करेंगे। ये शैशवावस्था, ठीक है, ये शैशवावस्था हो चाहे बाल्यावस्था हो, तो यहाँ पर ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं, ये कैसी है, शैशवावस्था की है। तो ये क्या करते हैं, इस उम्र के बच्चे क्या करते हैं, ये अपने में बात करेंगे, चाहे भले पूरा एक रूम में बच्चे पूरे भरे हुए हों, लेकिन वो स्वार्थी बन, जैसे अकेले ही अकेले बात करेंगे। तो इसको, ये स्वार्थी शब्द क्या है, स्वार्थी शब्द ही आत्म केंद्रिता के तहत जुड़ा गया, इसका हिंदी है, ठीक है। अहम केंद्रिता और आत्म केंद्रिता और ये स्वार्थी, ये सब एक ही वर्ड है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये क्या परिभाषा देते हैं हमको, कि अगर बच्चों को आप अकेले छोड़ दोगे तो वो अपने में बात करेंगे, ठीक है, कोई भी चीज़ को अपने में बात करेंगे। तो इसको क्या, इस टर्म को क्या यूज किया जीन पियाजे जी ने, आत्म केंद्रिता। अब इसी शब्द को अपने में बात करना, वाइगोस्की जी ने क्या कहा है, वाइगोस्की जी ने कहा है कि ये शब्द क्या होगा, ये शब्द हो जाएगा व्यक्ति केंद्रित। क्या हो जाएगा, व्यक्ति केंद्रित। इसी चीज को कि अगर बच्चा अपने ही मन में बात कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, व्यक्ति केंद्रित। और जीन पियाजे जी ने क्या कहा, इसे अहम केंद्रित या आत्म केंद्रिता, ठीक है। तो ये टर्म इट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसे जरूर देखें कि क्या कह रहा है ये, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्या है, इस अवस्था कुछ कमियां भी हम ये भी जान लेते हैं। कमी क्या है इस अवस्था की, इस अवस्था की कमी है संरक्षण की कमी, ठीक है। संरक्षण की कमी क्या है ये भी जान लेते हैं फ्रेंड्स। संरक्षण की जो कमी है इस अवस्था में बच्चे में ऐसी होती है कि अगर आप कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ आप मान लो दूध रख दिए, पानी रख दिए, आपने 2 गिलास रखी है, एक उसके छोटे भाई के लिए आपने क्या की है, एक इतनी गिलास भरी हुई गिलास से आप उसको दूध दे रहे हो पीने के लिए, ठीक है। और एक को क्या कर रहे हो, एक इतनी बड़ी गिलास, मतलब इसकी जो चौड़ाई है ये आप ज़्यादा कर रहे हो, इसमें आप भरे हो। लेकिन जो बच्चा होता है इस उम्र का, वो क्या करेगा, वो इस चीज़ के लिए जिद करेगा कि नहीं इसमें ज़्यादा है, इसको लूँगा मैं। मतलब चीज़ों की उसकी जो वो होती है एडजस्टमेंट, वो नहीं समझ पाता कि नहीं इसमें ज़्यादा है। वो आयतन और भार में नहीं ये सब कुछ अंतर नहीं कर पाता। अब ये नहीं जानता कि इसका इतना आयतन है तो इसमें ज़्यादा चीज़ आएगी, है ना। तो ये सब अंतर वो करने की क्षमता नहीं होती है उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ क्या कहलाएगा, संरक्षण की कमी। अब दूसरा क्या है यहाँ पर टर्म, पलटाव की कमी, पलटावी की कमी या पलटावी चिंतन की कमी, ठीक है। तो पलटावी चिंतन की कमी क्या है हम ये भी जान लेते हैं। जैसे आपने फ्रेंड्स, अगर इस उम्र के 2 से 7 वर्ष के बच्चे को आपने क्या सुनाई, काउंटिंग, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप इस उम्र के बच्चे को कहोगे कि तुम बेबी ऐसा करो कि तुम 9 8 7 उल्टा करके सुनाओ, तो इस उम्र के बच्चे में वो नहीं होता है, वो सीधा जानता है। जैसे आप क्या करोगे, 3 + 2 = 5, 5 अगर आ गया तो उसको ये नहीं मालूम कि 3 कहाँ गया 2 कहाँ गया, उसको ये नहीं मालूम होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पलटावी चिंतन कमी। मतलब अगर कोई चीज़ पलट के आप दिखा दिए रीजनिंग के तरीके से, अगर आपने पूछा कि 3 + 2 5 तो हो गया, बट ये कहाँ गई, तो वो ये चीज़ नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो इस एज की ये दोनों कमियां थी। तो हमने विशेषता भी जानी, क्या विशेषता होती है, क्या कमियां होती है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट है हमारा तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी एज है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो इसकी एज कौन सी है, 7 से 11, इसकी 0 से 2, इसकी 2 से 7 वर्ष, इसकी 7 से 11, 11 से 18, ठीक है। तो ये हो गई। तो हम जान लेते हैं तीसरी क्या है, 7 से 11। इसमें मूर्त, ठोस, अनौपचारिक, इसको क्या कहते हैं, मूर्त अवस्था भी कहते हैं इस एज को, ठोस अवस्था भी कहते हैं इस एज को। ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, ठीक है। कि मूर्त अवस्था कौन सी अवस्था है, कितने से कितने, कि 0 से बन जाएगा डायरेक्ट, 0 से 2 वर्ष, कि 2 से 7 वर्ष, कि 11 से 18 वर्ष, कि 7 से 11 वर्ष। तो आप डायरेक्ट क्या आंसर करोगे, मूर्त अवस्था जो है उसकी एज क्या है, 7 से 11 वर्ष। और इसी अवस्था को कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है, इसी अवस्था को कि अनौपचारिक अवस्था कौन सी अवस्था, इसकी उम्र क्या है, अनौपचारिक अवस्था क्या है, इसकी उम्र क्या है। तो अनौपचारिक अवस्था क्या बताओगे, 7 से 11 वर्ष, ठीक है। कौन सी उम्र होती है इसकी, 7 से 11 वर्ष होती है। तो आप यहाँ पर 7 से 11 वर्ष बताओगे, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर,
यहाँ पर घुमाकर भी नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो अब दूसरा क्या है यहाँ पर, पंक्तिबद्धता। क्या है, पंक्तिबद्धता। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर इस उम्र के आते हुए, मतलब ये जो 7 से 11 वर्ष आ जाता है बच्चा इस उम्र में, इस उम्र के बच्चे जो बच्चा होता है, लंबाई, वजन, भार, ये पंक्ति, और फिर ये भी जानने लगता है कि इसकी लंबाई क्या है, इसका वजन क्या है। ठीक है, वो लंबाई और वजन, भार, इस सब में वो भी विशेषता जानने लगता है कि कितनी लंबाई है, 1 मीटर क्या है, 2 मीटर क्या है, 3 मीटर क्या है, ये भी जानने लगता है। भार भी जानने लगता है कि क्या चीज़ है, 1 किलो क्या है, 2 किलो क्या है, 3 किलो क्या है, ये सब भी वो नॉलेज उसको हो जाता है। ठीक है, तो पंक्तिबद्धता मतलब कि जो उनकी वजन होती है लंबाई के अनुसार घटते बढ़ते क्रम में भी वो जाने, जैसे वो एक बताएगा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, वो सीरियल वाइज बताएगा, उसमें इतना नॉलेज आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पंक्तिबद्धता। ठीक है, वर्गीकरण, अब क्लासीफाई, ये क्या है, अब ये है कि जैसे कि अगर आप देखते हो कि ये वर्ग है, ये आयत है। ठीक है, तो इन सब में वो क्या करेगा, ये क्या है, शंकु है, इन सबको वो रिलेट करने लगता है, समझने लगता है कि ये क्या है, ये वर्ग है, ये आयत है, ये शंकु, ये सारी चीज़ों को वो, और कैसे जानता है, इन सब की क्वालिटी के कारण कि ये वर्ग क्या होता है, चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को वो समझता है और वो बता भी सकता है, इतनी उसमें नॉलेज आ जाती है इस उम्र में। कौन सी उम्र में, 7 से 11 उम्र में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्गीकरण। अब नेक्स्ट क्या है, कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय हैं जो इस एज में विकास हो जाते हैं। ठीक है, जो हमने पिछले इस एज में देखा था, ये 0 से 2, ये जन्म से 2, और ये 2 से 7, 7 से 11, 11 से 18। तो ये हमें यहाँ पर देखे 2 से 7 में क्या देखे थे, 2 से 7 में देखे थे कि संरक्षण की कमी थी बच्चे में। क्या था, बच्चे में संरक्षण की कमी थी, और दूसरा क्या था, पलटावी चिंतन की कमी थी। अब यहाँ पर क्या हो गया फ्रेंड, संरक्षण का विकास हो चुका है। जो चीज़ यहाँ पर वो बच्चा नहीं समझता था, ठीक है, कि मतलब कौन सी ग्लास छोटी है, कौन सी ग्लास में ज़्यादा दूध है, कौन सी ग्लास में कम दूध है। ठीक है, वही चीज़ नहीं समझता था इस एज में, लेकिन इस एज में आते आते वो समझने लगा है, अंतर कर पा रहा है कि नहीं ये दोनों चीज़ें क्या है और क्यों हैं। ठीक है, उन चीज़ों में अब वो रिलेट कर पाता है। तो ये हो गया हमारा संरक्षण का विकास। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, संबंध का विकास। संबंध का विकास भी हो जाता है, कौन है भैया है, कौन चाचा है, कौन हमसे बड़े हैं, कौन हमसे छोटे हैं, ये सभी चीज़ें वो सीख जाता है और समझने लगता है। इन्वायरमेंट से भी समझने लगता है, स्कूल से भी समझने लगता है कि नहीं ये हमारे सर हैं, ये हमारे टीचर हैं। ठीक है, ये सभी वो समझ विकसित हो जाती है उसमें। पंक्तिबद्धता का विकास, ठीक है, उसमें पंक्तिबद्धता का भी विकास हो जाता है कि ये कौन सी है, ये 1 किलोमीटर है कि 2 किलोमीटर है, कौन 3 किलोमीटर है, कौन ज़्यादा है, 1 किलोमीटर ज़्यादा है कि 2 किलोमीटर ज़्यादा है, 3 किलोमीटर ज़्यादा है, कि ये सब भी चीज़ें उसमें विकास होने लगता है। ठीक है, जबकि इसी के तहत पहले जो था वो उसमें कमी थी, इसी की चीज़ें वो कमी थी, इन एजों में कमी थी उसमें। और लेकिन ये जो मूर्त एज है, मूर्त अवस्था है, इन सब में विकास हो जाता है बच्चे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एज कौन सी है हमारी। नेक्स्ट एज है हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 18 वर्ष है। ठीक है, ये तो यहाँ पर इस एज को हम क्या कहते हैं, अमूर्त। जो चीज़ें नहीं होती हैं वो भी चीज़ें की अवस्था, मतलब वो समझता है बच्चा। जो चीज़ें उसके पास नहीं दिखाई देती वो, यहाँ पर क्या था, मूर्त में क्या था कि जो चीज़ें उसके सामने हैं उसी चीज़ को वो संबंध कर पाता है, उसी चीज़ को रिलेट कर पाता है कोई भी चीज़ों से। लेकिन यहाँ पर क्या था, अमूर्त चीज़ था, मतलब जो चीज़ नहीं भी है उसको भी वो महसूस करता है, वो समझ सकता है। अगर कि कोई उसको इक्वेशन दिया गया है, मैथ का कोई भी सवाल उसको दिया गया है, तो अगर वहाँ पर वो चीज़ नहीं दिया है, अगर उसको प्रूफ करने के लिए बोलता है कि a प्लस बी, ये जो 1/a प्लस 1/b इक्वल क्या होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बच्चे से पूछा जाएगा तो वो डायरेक्ट प्रूफ करके बता देगा वो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमूर्त चीज़ों को भी वो समझने लगता है इस एज में। अब इस एज की विशेषता क्या है ये भी जान लेते हैं। इस एज की विशेषता है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें जो होता है इसको क्या कहते हैं, एक एज, जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा था, अनौपचारिक अवस्था, तो यहाँ पर हम इसको अनौपचारिक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इनमें कुछ भी हेरफेर नहीं होता। ठीक है, अनौपचारिक अवस्था कौन सी है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है, तो ये एक अवस्था है, नाम है उसका। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसका नाम है, इस अवस्था का अमूर्त संक्रियात्मक का नाम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या है। ये तो एज हो गया, ये इसी एज को बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट भाषा संबंधी योग्यता। यहाँ पर क्या था, भाषा का
विकास, थोड़ा थोड़ा विकास, अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त करने का। लेकिन यहाँ पर क्या है, भाषा संबंधी योग्यता, यहाँ पर तो सिर्फ अभिव्यक्त कर पाता था नॉर्मल चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर जो भाषा संबंधी योग्यता है वो अपने चरम पर, यानी काफ़ी टैलेंटेड हो जाता है। जो अगर वो हिंदी जानता है तो हिंदी का स्पेशलिस्ट हो जाएगा, अगर वो इंग्लिश जानता है इंग्लिश भी वो ढंग से जाने, उसका व्याकरण भी जानेगा, और सारे सेंटेंसों को भी बनाने की योग्यता उस पर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी भाषा संबंधी उस पर योग्यता आ जाती है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, समस्या समाधान योग्यता। समस्या समाधान योग्यता मतलब कोई भी चीज़ों को वो जल्दी, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपने मैथ में देखा होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब अगर कोई सवाल है तो वो जल्दी से उस प्रॉब्लम का, अगर कोई कंडीशन दी गई है, ठीक है, अगर कोई समस्या है उसके सामने, तो उस चीज़ को जल्दी से वो समस्या का निर्धारण भी कर लेता है। कोई सवाल है जो नहीं दिया हुआ है, जिसे सिद्ध करने वाले कुछ सवाल हो जाते हैं कि सिद्ध कीजिए कि ऐसा से ऐसा है, ठीक है, तो वो जल्दी से जल्दी वो क्या कर लेगा, उस चीज़ का समाधान निकाल लेगा। ठीक है, चाहे वो कैलकुलेशन का हो, चाहे वो रियल लाइफ का हो, ठीक है, चाहे वो उसकी खुद की लाइफ का हो, चाहे अदर की हो, जो भी हो, उस समस्या का वो समाधान जल्द से जल्द वो निकाल लेता है। उसकी इस एज में जो है विशेषता आ जाती है। ठीक है, अब ये क्या है, नेक्स्ट क्या है, विचारशील चिंतन। क्या है, विचारशील चिंतन। इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, इसके अंतर्गत तर्क आ जाता है। विचारशील चिंतन के अंतर्गत तर्क आ जाता है, परीक्षण आ जाता है, मूल्यांकन आ जाता है। मतलब कि कोई भी चीज़ों का अगर उसको आ रहा है, उसी चीज़ को वो क्या करेगा, उस चीज़ का परीक्षण करेगा कि नहीं ये ऐसा से ऐसा क्यों आया, अगर 2+2 है तो क्यों है, ठीक है, उस चीज क्यों और कैसे का तर्क करने लगता है, परीक्षण करने लगता है। जैसे कोई भी चीज़ अगर वो पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद तुरंत टेस्ट देगा कि नहीं, देखें ये क्या चीज़ सही है कि नहीं सही है, ठीक है, और फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन करेगा कि हमने अगर इतना पढ़ा है तो हम टेस्ट देते हैं कितने नंबर हमारे, वो खुद भी आंकने लगता है। ठीक है, तो उसमें आकलन की भी विशेषता आ जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ पर। फिर क्या है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अन्वेषणशीलता और रचनात्मकता। मतलब कोई चीज़ की अन्वेषणशीलता मतलब खोज करना। ठीक है, साइंटिस्ट लोग जो करते हैं तो ये छोटी छोटी बातों में क्या करने लगता है, ये खोजने लगता है कि कहाँ पर क्या होगा, ऐसा क्यों है यहाँ पर। ठीक है, ये सब चीज़ों को वो खोजबीन करने की इसकी भी विकास हो जाता है यहाँ पर। अब रचनात्मकता, कोई चीज़ क्रिएटिव, यहाँ पर रचनात्मक से क्या मतलब है, क्रिएटिव। ठीक है, कोई चीज़ अगर बिगड़ी है उसको जल्दी बनाएगा। ठीक है, कोई चीज़ बिगड़ जाती है उसको जल्दी बनाएगा। मोबाइल अगर नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, कहाँ से क्या सॉफ्टवेयर हो गया है, उसकी सारी समस्याओं को निदान कर लेता है वो जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, संश्लेषण विश्लेषण का विकास। संश्लेषण विश्लेषण का विकास आपने मैथ में पढ़ा होगा, संश्लेषण विकास, ये सब मैथ में हम पढ़ेंगे। जब मैथ की पेडागॉजी पढ़ेंगे तो हम इस सब चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा टाइमिंग का इशू है, तो आप टाइमिंग बताइए कि हम आपकी कौन सी टाइमिंग रखें किस सब्जेक्ट की। सभी सब्जेक्टों की पेडागॉजी भी आपको पढ़ाई जाएगी और विस्तृत पढ़ाई जाएगी, ताकि आपको एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स आ पाएँ। ठीक है, तो जान लेते हैं यहाँ पर संश्लेषण विश्लेषण का विकास क्या है। ठीक है, संश्लेषण और विश्लेषण। विश्लेषण क्या है, किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में बांट देना, और संश्लेषण क्या है, उसी चीज़ को इकट्ठा कर देना, मतलब जोड़ देना। तो जब विश्लेषण, मान लो कोई सवाल आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, अगर वो सवाल करना है आपको, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ए का मान निकालेगा, फिर बी का मान निकालेगा, फिर सी का मान निकालेगा। इन तीनों मानों को फिर वो क्या करेगा, संश्लेषण कर देगा, यानी इकट्ठा इन तीनों मानों को, जो भी वैल्यू है a+b+c = 11 है अगर, तो इनके मान निकाल करके फिर वो डायरेक्ट यहाँ पर ना रख देगा और पूरी वैल्यू निकाल देगा। इन सब की इस अवस्थाओं में ये सारे विकास उसमें हो जाते हैं बच्चों में। तो हमने ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जानी। ये तो आप अगर ये वीडियो अगर पूरा देखे हैं आप, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि बाहर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, किसी और वीडियोज़ को देखने की ज़रूरत है, और आप इसको बस रिवीजन करते रहें, नोट्स बना लीजिएगा। तो हम डेली वैसे भी करते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइमिंग का इशू रहता है, तो जल्द ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप लोग कमेंट करें कि क्या कैसे नंबर, कैसे क्लासेस चल रही हैं, कैसे समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और जोड़ें। ठीक है, कम से कम 200 लोगों को जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, क्लासेस भी अच्छी रहेंगी। ठीक है, सर लोग भी सब मोटिवेट होंगे। ठीक है, तो आप सब समझिए और इसको सबको शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं। आज से क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।